गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पर वापस लौटने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि विंटर सीजन में भी हमारे बागीचे में सेब उगाए हैं, सेब के दाने लगे हैं, यानी बर्फबारी के बीच भी ऐसी फसल हमें मिल रही है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। हाँ दोस्तों, मैं ये बता देता हूँ कि ये फसल नहीं है, बल्कि प्लांट्स में कुछ एक जो हमारे बर्ड्स हैं वो इतने हेल्दी होते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ फल लग करके आता है। लेकिन इसका नुकसान ये रहता है कि जो हमने एक्चुअली जो समर में हम फसल लेना चाहते हैं, तब तक के लिए ये जो बीमा आज बन करके आया, तब के लिए इसमें जान नहीं रहती और तब फसल नहीं लगती, क्योंकि ये आज की डेट में फसल दे चुका है। ये तो है दोस्तों हमारी विंटर एप्पल क्रॉप की जानकारी। ये है सर्दी के मौसम में सेब की फसल। देखिए दाने कितने कितने छोटे लगे हैं, क्योंकि ठंडी के कारण ना तो इनका साइज बनता है और ना ही उस प्रकार की रंगत और ना ही उस प्रकार की फ्रूट वैरायटी रहती है। सिर्फ वही बर्ड्स जिसमें पूरी ताकत पूरी जान होती है कुछ ना कुछ फल लेकर के आते हैं। और ये जो देख रहे हैं आप, इसकी डंडियां हैं, यही बर्ड का एक रूप होता है जिसमें फल लगता है। ये बर्ड अभी इसने विंटर में सीजन में मैच्योर कर लिए हैं और आगे जब समर में प्लांट में पूरी स्प्राउटिंग होती है तो इसमें फल नहीं लगते हैं, सीधी पत्तियां आती है। ये इसका एक माइनस पॉइंट रहता है। लेकिन चलिए, अब नेचर के आगे हम क्या ही कर सकते हैं। नेचर की इच्छा है, हमें क्या देती है क्या नहीं देती है, हमें सब प्रकार से हर तरह से हर चीज स्वीकार्य है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हम इस वक्त ठंडी के मौसम में बागीचे में खड़े हैं। हाँ सही है, क्योंकि अब डोरमेंसी का समय आ चुका है, पौधे सुप्त अवस्था में चले गए हैं। हमारे समुद्र तल से हमारा बागीचा 7000 फुट की ऊंचाई पर है। यहाँ अब प्लांट्स डोरमेंसी में चले गए हैं। अब कटिंग प्रोनिंग का समय आ गया है। ये देखिए ना, हमारे हाथ में जो हथियार हैं ये कटिंग प्रोनिंग के लिए है, क्योंकि कटिंग प्रोनिंग के लिए सीजर भी जरूरी है और आरी भी जरूरी है। आरी तो मैं बगीचे में चलाने नहीं देता हूं, लेकिन कैंची से कटिंग का और प्रोनिंग का कार्य किया जाता है। मेरे पास ये फेल्को 7 कैंची है और लितेश के पास ASR जापानी कैंची है। दोनों ही अच्छी किस्म की कैंचियां हैं, इससे हम कटिंग प्रोनिंग का काम करते हैं। अब यह बताना बहुत जरूरी है कि भाई कटिंग किस तरह से की जाती है, छोटे प्लांट्स में किस तरह से की जाती है और बड़े प्लांट्स में किस तरह से की जाती है। मैं अक्सर छोटे प्लांट्स में ही कटिंग करता हूं, क्योंकि छोटे प्लांट्स की जो हमारी ब्रांचेस है उसकी प्रॉपर डायरेक्शन, उसकी जो दिशा और दशा है वो मैं अपने हिसाब से रखता हूं। और लितेश चौहान जो बड़े प्लांट्स हैं उसकी कटिंग प्रोनिंग करता है। कटिंग प्रोनिंग का क्या तरीका है, किस तरह से हमारा बर्ड बैंक बनता है, किस तरह से हमारा बीमा बनता है, वो भी सारी बारीकी जो हम अपने बागीचे में अनुभव के जरिए आज तक लेते आए हैं, वो सारी बातें आपको बताने वाले हैं, जिसको बीमा कहते हैं। इन्हीं बीमों में पत्तियां भी लगती है और फल भी लगते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हम कटिंग किस तरह से करते हैं। हम छोटे प्लांट्स में 2 तरह की कटिंग करते हैं। अगर कहीं हमारे को 2 वाटर शूट इकट्ठे दिख रहे हैं तो हम 2 वाटर शूट में से एक वाटर शूट को पूरा आधे से ज्यादा कट कर लेंगे, क्योंकि उसमें हमें ग्रोथ चाहिए, वो वाटर शूट बाहर को होना चाहिए। और जो अंदर वाला वाटर शूट है उसमें हम 1/3 प्रोनिंग का मेथड अडॉप्ट करेंगे, ताकि उसमें जो हमारा बर्ड है, बीमा बन करके आए। उसी के बीमे के चलते हमें उसमें फल और फूल देखने को मिलते हैं। अगर कटिंग का कोई हिसाब किताब ना रहा तो फिर हमारे को फल की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और अगली बात यह है कि हमें छोटे प्लांट्स में ब्रांचेस की ग्रेडिंग का विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर हम ब्रांचेस की ग्रेडिंग नहीं करते हैं तो एक टहनी दूसरी टहनी पर जाती है, उससे पूरी अंदर धूप नहीं आती है। और प्लांट्स में जब धूप नहीं आएगी तो प्लांट पूरा फोटोसिंथेसिस का काम नहीं कर पाता है, और पौधे के लिए पूरी धूप ना मिलने के कारण पौधा कमजोर और मरा मरा सा दिख पड़ता है। इसलिए सर्दियों में ऑर्चर्ड का मेंटेनेंस करना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसके अलावा अब आप देख रहे हैं, हम आपको समय समय पर बताते जाएंगे कि बोडो मिक्सचर क्यों किया जाता है और TSO क्यों किया जाता है। वो जब स्प्रेज आएंगे तो हम आपको अलग से बताने वाले हैं। अभी सिर्फ हम कटिंग प्रोनिंग पर ही केंद्रित रहने वाले हैं। ये जो बड़े प्लांट्स है, बड़े प्लांट्स में कटिंग प्रोनिंग सारा लितेश चौहान करते हैं। लितेश चौहान को भी कटिंग प्रोनिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अब हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि बड़े प्लांट्स में कटिंग का क्या मेथड रहता है। मेथड लगभग वही रहता है, लेकिन जो बड़े प्लांट्स होते हैं उसमें ज्यादा ग्रोथ के लिए भी हमारे को वाटर शूट छोड़ने होते हैं, डीप कट देना होता है। लेकिन जब
इन प्लांट्स में बीमे यूं हो जाते हैं आगे, यानी बीमों की लाइफ भी हम बता सकते हैं। बीमे जिसको कि हम बर्ड बैंक कहते हैं, वो बीमे किस तरह से हमने आगे उनकी लाइफ बनानी है, किस तरह से उनको तैयार कर सकते हैं। जो बीमे इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं, उनकी उम्र पूरी होती जाती है, उनके रिंग पर हमने कट लगाना होता है ताकि वो जीरो कट से नई ग्रोथ ले सके और पीछे जो बीमा बचा है पूरा बीमा स्प्राउट होकर के अच्छे बीमे के रूप में हमारे सामने आए, जिसमें पत्तियां भी लगी हो और फल देने योग्य भी हो। क्योंकि पुराने प्लांट से फसल लेना बहुत ही मुश्किल है, बहुत बड़ा कार्य है। ये पौधे उतने सामर्थ्य से कार्य नहीं कर पाते हैं जितने कि नए पौधे कर पाते हैं। तो दोस्तों, हम एप्पल ऑर्चर्ड में, एप्पल प्लांट्स में जिन बीमों की बात कर रहे थे, इस तरह के जो बीमे होते हैं, मैं आज साथ लाया हूं आपको दिखाने के लिए। एक्चुअली वो ये बीमाज होते हैं, ये बीमा आगे से झुक गए होते हैं। अब देखिए इसकी लाइफ कैसे काउंट होती है। जितने इसमें रिंग लगे हैं वो इसकी लाइफ के सिम्टम्स होते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो झुकने वाले बीमे हैं, ये देखिए लास्ट ईयर क्रॉप दी है, लास्ट ईयर क्रॉप दी है, ये क्रॉप दी है, अब इतने सारे बीमे। अब हमें करना क्या है कि इसको थोड़ा सा बीमा को राउंड कट मार करके वापस ले जाना इसकी अपनी पोजीशन में, ताकि ये मुझे फल दे, ये मुझे फल दे। लेकिन अगर ये बीमे आगे ना होते, इसमें लगे हुए पीछे इसी तरह से होता, तो मैं इसको यहां से भी रिंग कट दे सकता था, ताकि पीछे वाली जितनी भी इसकी आइज है ये स्प्राउट होकर बीमे में लेटर और सुनर कन्वर्ट हो जाती। अब इसी तरह से जो हमारे पास एक स्वस्थ बीमा है, ये देखिए, ये स्वस्थ बीमा की पहचान है। क्योंकि इसमें लास्ट ईयर जो इसको हेड बैक किया, जो इसकी टॉपिंग हुई है, उससे इतना सॉलिड बीमा आया है कि इस बार ये फसल का बीमा था, लेकिन इसके साथ एक दूसरी और इस तरह की ब्रांच थी, बर्ड्स की ब्रांच थी, वो यूं थी। इसलिए जो हम पहले भी कह रहे थे कि जो हमारे पास जितने भी बर्ड्स हैं, इनकी भी ग्रेडिंग होनी चाहिए, ताकि वो प्लांट एक जो फसल लगने वाली है उसके वेट को टॉलरेट कर सके और अच्छा वैरायटी फ्रूट निकल करके आए। अगली बात मैं आपको ये कहने वाला था, हम आपसे जिक्र कर रहे थे कि हमने किस तरह से अपना जो बर्ड बैंक है वो तैयार करना है। अब हमारे पास, मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि ये दो इस तरह की अगर ब्रांचेज हो तो हमने क्या करना। अगर मान लीजिए ये अंदर वाली ब्रांच है, ये बाहर वाली ब्रांच है। अंदर वाली ब्रांच में मुझे बीमा यानी बर्ड तैयार करना है, तो मैं इसकी, ये देखिए, ये रिंग है, रिंग के हिसाब से मैं इसको यहां कट करूंगा, ये पूरी ब्रांच स्प्राउट होकर के बीमे में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये बाहर वाली ब्रांच है, इस बाहर वाली ब्रांच में मुझे इसकी जो ब्रांच है वो सॉलिड बनानी है। सॉलिड बनाने के लिए मैं इसका बिल्कुल डीप कट लगाऊंगा। ये देखिए, मैं बिल्कुल डीप कट लगा रहा हूं। इसका चौथा हिस्सा तीन हिस्से बाहर गिर रहे हैं और चौथा हिस्सा शेष बच गया है। अब अगले साल जब यहाँ सैप आएगा, जब सैप से ये यहाँ इकट्ठा होगा, तो ये वाटर शूट अगले साल को और डबल ग्रोथ के साथ ऊपर को उगेगा। अब देखिए आप, अंदर वाला जो वाटर शूट था वो इससे ज्यादा है और बाहर वाला जो मोटा था वो छोटा रह गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमारा ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएगा और ये पूरा बीमे में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये भी मैं बता देता हूं आपको, जितने मोटे तने के नजदीक बीमे लगेंगे वो ज्यादा वैरायटी फ्रूट देते हैं और उसमें फसल लगने के चांसेस काफी रहते हैं। और साथ में ये देखिए, ये भी एक, इनको पिन्स कहते हैं, ये पिन कहलाती है। इन पिन्स को भी अगर हम चाहें, क्योंकि ये खाली है, इसको हम एज इट इज रख सकते हैं। ये पिन भी पत्तीदार पिन है, लेकिन ये भी फलदार बीमे में कन्वर्ट होकर के फल दे सकती है। अब आप ये बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पहाड़ों में किस तरह का स्वच्छ वातावरण होता है, किसी तरह का पोल्यूशन नहीं है, किसी भी तरह की यहाँ दुर्गंध, मतलब प्रदूषित हवा नहीं है, एकदम नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर यहाँ रहता है। और एक बात जरूर है कि ठंडी जरूर होती है। उसके लिए हमने पहले ही अपनी गर्म पोशाक, यानी जो हमारी यूनिफॉर्म है कटिंग की, वो हम पहले ही पहन कर आते हैं। नीचे ऊनी गर्म जुराबें लगी होती है और हमारे शूज भी उसी हिसाब से, देख सकते हैं आप, उसी हिसाब से बने होते हैं। और तो और हमने अंदर कपड़ों की लेयर नहीं पहनी होती है, बल्कि सूती भी नहीं, ऊन से बने हुए वुलन ड्रेसेस हमारे को पहननी होती है, ताकि हमारे को सर्दियां ना लग जाए, कहीं हम सर्दियों में खुद को बीमार ना हो जाए। लेकिन ये ठंड जितनी आवश्यक, जितनी जरूरी पौधों के लिए है, उतनी ही ह्यूमन रेस के लिए, यानी मनुष्य के लिए, मानव देह के लिए भी उतनी जरूरी है। इस ठंड से जितने निरोग और स्वस्थ हम रहते हैं, उतना उपचार किसी भी हॉस्पिटल या किसी भी जगह में नहीं हो सकता है। दोस्तों, मैं ये भी बता देता हूं आपको कि जो हमारे ये एप्पल प्लांट्स फ्रूट लेकर के आते हैं, इसी ठंडी के कारण एप्पल फ्रूट लेकर के आता है। और ये एप्पल फ्रूट बहुत सारी औषधियों का काम करते हैं। इसके लिए हम आपको एक अलग ब्लॉग पर पूरी डिटेल में बात करेंगे कि सेब का एक दाना खाने से हमें क्या क्या फायदा मिलने वाला है।
आज सुबह जैसे ही सूर्य नारायण की किरणें धरती पर गिरने लगी तो सूर्य नारायण की तपती धूप से हमारे बर्फबारी का कुछ ये जो ऊपर वाली परत है लूज होनी शुरू हो गई। थोड़ी हमें भी कुछ ठंड कम कम महसूस होने लगी। तो हमने सोचा कि इस सूर्य नारायण की गर्मी का हम पूरा फ़ायदा क्यों ना उठाएं, हम अपने बागीचे में जाएं और बागीचे में जो हमारा कटिंग प्रोनिंग का काम चला है उसे पूरा करें। मैं इससे पहले जिक्र कर रहा था कि प्लांट डोरमेंसी में जाना ज़रूरी है। इस बर्फबारी से पहले हमने देखा कि जो छोटे प्लांट्स थे वो जल्दी जल्दी डोरमेंसी में नहीं जाते हैं, क्योंकि डोरमेंसी में न जाने का एक और भी मैं आपको बारीकी से अर्थ बता देता हूं। डोरमेंसी में जाने का मतलब है कि प्लांट जब पूरी तरह से सुप्त अवस्था में चले जाता है तो उस पर हम कोई भी काम कर सकते हैं। उसके जो ब्रांचेज हैं, जो टहनियां हैं, उनके टूटने का खतरा नहीं रहता है। लेकिन अक्सर छोटे प्लांट्स में सैप उतरने में डोरमेंसी में जाने के लिए काफ़ी समय लग जाता है। इसका मैं आपको जीवंत उदाहरण दिखा सकता हूँ। ये देखिए आप, ये ब्रांच, इस ब्रांच को देख सकते हैं आप। इस ब्रांच पर जब मैंने कटिंग के लिए हाथ बढ़ाया तो ये ब्रांच ठीक इस जगह से टूट गई, यानी फूट गई। अब इसके फूटने का एक ही अर्थ है, एक ही तात्पर्य है कि ये प्लांट पूरी तरह से डोरमेंसी में नहीं गया था, छोटा प्लांट है। अब क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब सारे प्लांट्स डोरमेंसी में चले गए हैं। अब हमारे लिए कटिंग प्रोनिंग के लिए बिल्कुल खुला एक वातावरण मिल चुका है। अब ये तो रहा हमारी तरफ से कटिंग प्रोनिंग का सिलसिला, लेकिन मैं यहाँ एक बात और ऐड ऑन कर देना चाहता हूँ कि इस बर्फबारी का हमें और क्या क्या फ़ायदे हैं। बर्फबारी और ठंड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे प्लांट्स के चिलिंग आवर पूरे होने चाहिए। जो हमारे बड़े प्लांट्स हैं, बड़े प्लांट्स में पूरी सर्दियों के सीज़न में 1000 से 1500 चिलिंग आवर पूरे होने चाहिए, वरना प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और प्लांट में उस तरह से फ्रूट, वैरायटी फ्रूट नहीं आता है। छोटे प्लांट में हालांकि चिलिंग आवर की कम आवश्यकता रहती है। छोटे प्लांट के लिए अगर चिलिंग आवर 400 से 600 घंटे भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि छोटे प्लांट चिलिंग आवर को टॉलरेट भी कर लेते हैं और उसमें छोटे प्लांट्स में अगर चिलिंग आवर कम है तो भी वो झेल लेता है। अब जहां बर्फबारी हमारे पौधों से बीमारियों को निकालती है, वहीं बर्फबारी एप्पल प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, एप्पल प्लांट्स की डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको एक नया कॉन्सेप्ट चिलिंग आवर का बताया, यह भी प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। आइए सर्दी के मौसम में आपसे एप्पल ऑर्चर्ड का टूर करवाया जाए। सर्दी के मौसम में ऑर्चर्ड का टूर इसलिए करवाया जा रहा है कि आप देख सकते हैं कि अब किसी भी एप्पल प्लांट में कोई भी पत्ती नहीं है, सारी पत्तियां गिर चुकी है, यानी टोटल लीफ फॉल हो चुका है। और यहाँ हम आपको ये भी बात बता देते हैं कि जब हम कटिंग प्रोनिंग का काम करते हैं व्यक्तिगत रूप से, अगर हम व्यक्तिगत रूप से कटिंग प्रोनिंग का काम करते हैं तो हमें एक पौधे में अनेक तरह की बीमारियां दिख जाती है, जैसे सनबर्न, कैंकर, माइट, स्केल, संजो स्केल, वुली एफिड इत्यादि अनेक प्रकार की बीमारियों का हमें इन दिनों में ही पता चलता है। और उन सभी बीमारियों का निदान भी सर्दियों में ही किया जाना आवश्यक होता है। अन्यथा क्या होता है कि अगर जैसे स्केल वगैरह की बीमारी है, ये सेब के दानों में भी रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती है, इसलिए इसका उपचार सर्दियों में किया जाना, इसका मतलब हर बीमारी का उपचार सर्दी में किया जाना अति आवश्यक बन पाता है। अब आप समझ गए होंगे कि सेब की बागवानी 12 महीने की है, इसमें एक भी दिन हमें विश्राम नहीं मिलता है, पूरे के पूरे 12 महीने कार्य करना होता है। बता दें कि प्रोनिंग और कटिंग ही एक ऐसा प्रोसेस है जब हम पौधे के बिल्कुल नजदीक, यानी पौधे के सामीप्य में आकर कोई कार्य करते हैं। पौधे को एड़ी से चोटी तक हमें बिल्कुल नजदीक से देखना होता है, कौन सी ब्रांच निकालनी है, कौन सा बीमा रखना है, बीमे की ग्रेडिंग कितनी करनी है, ब्रांचेस की ग्रेडिंग कितनी करनी है। यानी हम पौधे के एकदम नजदीक होकर के पौधे से बतियाते हैं, बात करते हैं। और पौधे को तो इसका फायदा मिलता ही मिलता है, लेकिन इससे ज्यादा फायदा हमें भी मिलता है, क्योंकि प्लांट्स जब ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो उसका फायदा सीधा हमें मिल जाता है, मुफ्त की ऑक्सीजन हमें मिलती है। और प्लांट्स को जो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है वो हमारी बॉडी से प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड भी जाती है। इस प्रकार प्रकृति में रह करके हमें सारी चीजें मुफ्त में तो मिलती ही मिलती हैं, लेकिन हमारा प्रकृति के प्राणियों के साथ भी आदान प्रदान इसी प्रकार से होता है जैसा कि पेड़ पौधों के साथ होता है। सेब के बागीचों के लिए एक इंसेक्ट बहुत ही खतरनाक साबित होता है, जिसे बोरर कहते हैं। अब बोरर कितनी प्रकार का होता है ये भी आपको बता देते हैं। बोरर वैसे तो तरह तरह के होते हैं, लेकिन मुख्य तौर से सबसे खतरनाक बोरर रूट बोरर होता है, फिर स्टेम बोरर होता है और ग्राफ बोरर भी होता है।
रूट बोरर क्या करता है, ये पहले जब बोरर के एग्स ले जुलाई अगस्त में होते हैं, बोरर सबसे पहले पौधे की चोटी से होकर के नीचे को आता है और जब तक सर्दियां शुरू होती हैं तो वो बोरर रूट तक पहुंच जाता है और वो रूट से पौधे का रस चूसते रहता है, रस चूसने में लगे रहता है। और एक स्थिति ऐसी आती है जब सारे रूट्स का रस बोरर चूस लेता है तो पौधे सूख जाते हैं। और जो ब्रांच बोरर होता है, ब्रांच बोरर तो दिख जाता है ऊपर ही, क्योंकि वो जब ब्रांचेस में बाहर को निकलता है तो वो दिख जाता है। और इसके साथ जो ग्राफ बोरर की मैंने बात की है, वो पौधे के जो मेन तना है उसमें जगह जगह जिस तरह से ग्राफ के छर्रे होते हैं उस तरह से छेद करते जाता है, लेकिन वो रूट में या ब्रांच में नहीं जाता है। बर्फ के दिनों में यानी ठंडी के दिनों में कटिंग प्रोनिंग को लेकर तैयार किया गया यह ब्लॉग आपको कैसा लगा? आप भी अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। और अगर आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर भी करना, क्योंकि इसमें ऑर्चर्ड से संबंधित जानकारी हमने आप लोगों के साथ शेयर की है। और इसके साथ साथ हम आपसे अगले ब्लॉग में शीघ्र ही मुलाकात करने वाले हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।